हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। ये भी स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग का ही पार्ट है, जैसे कि जॉब कोस्टिंग और बैच कोस्टिंग था। वेयर इन वर्क इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमर स्पेशल रिक्वायरमेंट, जहाँ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क को परफॉर्म किया जाता है, हर ऑर्डर लिया जाता है। ऑर्डर इसमें जनरली लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। अगर आपने जॉब कोस्टिंग और बैच कोस्टिंग की वीडियो सुनी है तो उसमें मैंने बोला था कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, और कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग कितनी ड्यूरेशन का है, लॉन्ग ड्यूरेशन का, यानी कि लंबे समय तक इसमें काम चलता है। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग इज जनरली अप्लाइड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, अप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क लाइक रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, कैनाल्स, रेलवे लाइंस। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स उस कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं और अपना एक कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी वर्क को साइट पे परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर जितना भी खर्चा आता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंडर कैलकुलेट किया जाता है। इन इट देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाला और एक कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला। नेक्स्ट हम करते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग का मीनिंग बताया, वहीं से काफ़ी फीचर्स निकलते हैं। पहला है वर्क इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, एक एग्रीमेंट लेंगे, तभी आपका काम स्टार्ट होगा। लॉन्ग पीरियड का होता है, फिर ड्यूरेशन बताई लंबे समय की होती है। फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन एंड प्रॉफिट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट, बिकॉज हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की जाती है। तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही अपने आप में एक यूनिट है। वर्किंग प्लेस इज कॉन्ट्रैक्ट साइट, जहाँ पर काम किया जाता है उसे कॉन्ट्रैक्ट साइट बोला जाता है। नीड ऑफ द स्पेशलिस्ट सब कॉन्ट्रैक्टर एक स्पेशलिस्ट सब कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है इसमें। और पेमेंट रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड एक टर्म आएगी जिसमें मीनिंग ये होगा कि आपका जो वर्क है उसे जिस प्रोफेशनल ने सर्टिफाइड कर दिया होगा। लाइक सपोज़ कीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए एक बिल्डिंग बनानी है, आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आप उस बिल्डिंग को बना रहे हैं और आप अपने कॉन्ट्रैक्टी से कह रहे हैं कि मेरी बिल्डिंग 50% वर्क ओवर हो गया है। अब कॉन्ट्रैक्टी इस बारे में कुछ नहीं जानता, बिकॉज उसे नहीं पता कि साइट पे कितना काम कब हो जाता है या कितने कैलकुलेशन कैसे करते हैं काम की। तो वो कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि 50% वर्क हो चुका है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर उसे क्या कहेगा कि आप चाहें तो अपना एक स्पेशलिस्ट साइट पे बुला लें जो इसी काम के लिए, लाइक इंजीनियर स्पेशलिस्ट आप बुला लें, प्रोफेशनल जो होगा वो आकर काम का सर्टिफिकेट दे जाएगा कि कितना काम हो चुका है, आप उसके अकॉर्डिंग मुझे पैसे दे देना, बाकी पैसे तो बाद में मिलने ही हैं। तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्टी जो अपने बिहाफ पे एक प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगा ताकि साइट पे चेक करने के लिए कि एक ओवरलुक कर लीजिए कि काम कितना हो गया है। जब वो ओवरलुक करके बता देगा कि इतना काम हो चुका है, तो वो जिस काम को सर्टिफाइड कर जाएगा तो उसे बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, और जितना काम वो कहेगा कि अभी नहीं हुआ तो उसे हम कहेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। सो पेमेंट उसके अकॉर्डिंग रिसीव होती रहती है। पेनल्टी में भी इम्पोज ऑन द नॉन कम्प्लीशन ऑफ जॉब। अगर आप कंप्लीट टाइमली नहीं करते हैं तो पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्स्ट टाइप होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एक अमाउंट फिक्स हो जाएगा कि इतने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कुछ प्राइस फिक्स होगा प्लस कुछ परसेंटेज ऐड कर ली जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, जो भी आपने परसेंटेज ऐड करनी है जिस पर आप एग्री करें। मे बी वो प्रॉफिट की परसेंटेज ऑन कॉस्ट हो, मे बी वो ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू द एस्केलेशन क्लॉज। ये क्लॉज क्या कहता है
क्योंकि मार्केट में आज आप एक कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी आपका प्रोजेक्ट पूरा होते होते 2 साल लग जाएं, 3 साल लग जाएं, और उन 2 या 3 सालों में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज आ जाए, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाए, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाएं, तो इन सब की वजह से आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं कि इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राइस को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू द एस्केलेशन क्लोज। स्पेशल पॉइंट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फर्स्ट आता है मटेरियल कॉस्ट। आप जितना मटेरियल साइट पर काम के लिए लेकर जाएंगे उसे आप डेबिट साइड नोट करेंगे, क्योंकि एज एन एक्सपेंस वो नोट होगा, एंड जितना आपका एट द एंड क्लोजिंग बच जाएगा वापस आप स्टोर में डाल देंगे या साइट पर वापस आप क्लोजिंग स्टॉक की तरह उसे लेंगे, तो वो क्रेडिट साइड नोट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा मटेरियल आ सकता है, मे बी आपने न्यू परचेज किया हो, मे बी आपका पहले से पड़ा हो, मे बी आप स्टोर से निकलवा रहे हो, ठीक है, और हो सकता है वापस स्टोर में डाल रहे हो। तो दोनों तरह के जो यूज़ होगा वो डेबिट में और जो नहीं यूज़ होगा वो क्रेडिट में। डेबिट साइड जो है वो एक्सपेंसेस से रिलेट कर जाती है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज एन नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट में सारे खर्चे आएंगे और क्रेडिट में सारी इनकम्स आएगी। नेक्स्ट आप क्या आता है, कॉस्ट ऑफ लेबर और जो भी आउटस्टैंडिंग भी अगर कुछ बचा होगा तो वो भी बीच में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है साइट के कुछ एक्सपेंसेस, जो भी साइट पर एक्स्ट्रा कुछ भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, वो हमारे साइट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। लाइक लाइट कनेक्शन हो गया या टेम्परेरी कुछ शेड लगाना पड़ रहा है, ठीक है, वो जहाँ पे काम किया जा रहा है वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब आगे आता है कि कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि इनडायरेक्ट आपको पता है जो डायरेक्टली रिलेटेड और प्रोडक्शन नहीं होते बट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ऑफिस के, सैलरी के, वेजेस के, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो सब यहाँ पर ऐड होंगे। प्लांट एंड मशीनरी मीन्स एक एसेट जो कि एज एन आप कह सकते हैं कि वर्क प्लेस पे यूज़ हो रही है। तो डेबिट में जो प्लांट खरीदेंगे आप उसकी कॉस्ट लिखेंगे, एंड जो एंड में बच जाएगा वो लिखेंगे। इट मीन्स अगर इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो ये स्टार्टिंग की वैल्यू और ये एंड की वैल्यू है। एंड में क्या वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, डेप्रिसिएशन डिक्रीज होगा, नॉर्मल सी बात है, डेप्रिसिएशन लगेगा एक मशीनरी पे। तो आप 2 ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके, कि डेबिट में स्टार्टिंग वैल्यू लिखें और क्रेडिट में एंड वैल्यू लिखें, या ये दोनों ना करके डेबिट में सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है सब कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जब एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लाइक हॉस्पिटल बिल्डिंग है या प्राइवेट कोई बिल्डिंग है, आपको एक मतलब एक कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर कुछ पार्ट्स पे परफॉर्म नहीं करता, लाइक कुछ स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा, स्पेशलिस्ट होगा, उसे बुलाया जाएगा। तो कुछ छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ा है कि बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग में आपको पता है 100 काम होते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनानी, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम है, वाटर का काम है। तो ये सब के लिए जो या वुड वर्क है, ठीक है, ग्लास वर्क है, पेंट है, तो इन सब के लिए जब आप एक अंडर कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं तो उनका कुछ जो खर्चा होगा वो सब कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। मैंने आपको अभी बताया था कि प्रोफेशनल द्वारा जो काम को सर्टिफिकेशन मिल जाएगी तो उसे हम वर्क सर्टिफाइड बोलेंगे, जिसे नहीं मिलेगी उसे अनसर्टिफाइड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में स्पेसिमेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमेंस्ड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है तो उसमें क्या परफॉर्मा हम फॉलो करते हैं। टू मटेरियल, डेबिट में वही एक्सपेंसेस, कहाँ से मटेरियल आ सकता है, स्टोर से परचेज किया हो सकता है या किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर के पास 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, मे बी वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ वाले कॉन्ट्रैक्ट में सामान ले आए और ये यूज़ कर ले, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है वेजेस के अंदर कौन कौन से आएंगे, वेजेस भी और आउटस्टैंडिंग अगर कुछ रहता है तो वो भी। प्लांट परचेज, और यहाँ पर आप देखेंगे क्रेडिट साइड देखेंगे तो प्लांट्स एट साइट आफ्टर डेप्रिसिएशन, या तो आप ये दोनों लिखिए या फिर इसकी जगह ये दोनों ना लिखकर डेबिट में सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख देंगे, तब भी काम चल जाएगा। आगे देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट हैं, आउटस्टैंडिंग है, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, जो भी हमने एक तरह से स्पेशल पॉइंट्स के अंदर पढ़ा वो सारी कॉस्ट डेबिट होंगी बिकॉज खर्चे हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, कुछ भी एक्स्ट्रा अगर किया है या फिर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी मटेरियल सेल किया उस पर आपको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, तो लॉस हो जाता है, ठीक है, तो आप ये सब यहाँ पर लिखेंगे।
प्रॉफिट। क्रेडिट में आता है मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर, मटेरियल आपने कोई सेल कर दिया है अगर, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस अगर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, मटेरियल और प्लांट कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। मटेरियल जो साइट पे एट द एंड बच जाता है, अगेन वही डेप्रिसिएशन के बाद जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रहेगी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपने प्राइस ले लिया या एक्स्ट्रा वर्क डन, ठीक है। लास्ट में क्या होगा जी, दोनों साइड का टोटल किया जाएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा और डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस आएगा, ठीक है। अभी मैंने बीच में गलती से यहाँ बोल दिया था कि लॉस नहीं, यहाँ प्रॉफिट ही रहेगा और यहाँ लॉस। नेक्स्ट जो हमारा स्पेसिमेन रहता है वो तब रहता है अगर काम ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट ना हुआ हो, ठीक है। तब क्या होगा, ऊपर से सारा परफॉर्मा सेम है, ठीक है। लास्ट में क्या है कि आपका वर्क प्रोग्रेस में है, मतलब अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं तो पैसे पेमेंट डायरेक्ट तो होगी नहीं, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों लिखेंगे, और इन केस जो भी पेमेंट आपकी बचेगी दोनों साइड का जब बैलेंस कर लेंगे तो आपके पास नोशनल प्रॉफिट बचेगा। जो वो नोशनल प्रॉफिट होगा, जो वो बैलेंस होगा, वो आप फर्दर यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर देंगे, बाय नोशनल प्रॉफिट में ब्रॉट डाउन कर देंगे। देन ब्रॉट डाउन करते ही आपके पास 3 फॉर्मूला देखे जाते हैं कि आपका जो वर्क है, आगे चल के एक बार बता देती हूँ। अगर आपका जो काम है वो 1/4 से अभी कम सर्टिफाइड है तो कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 2 हेडिंग्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और वर्क इन प्रोग्रेस, तो सारा का सारा वो वर्क इन प्रोग्रेस होगा। नेक्स्ट आता है कि अगर आपका वर्क 1/4 से अबव हो गया हो और 1/2 से कम हो तो ये फॉर्मूला लगाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट निकालने के लिए, और जो बैलेंस होगा वो वर्क सर्टिफाइड में चला जाएगा, ठीक, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। आप देखिए, मैं अगेन दिखा देती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस और वर्क इन प्रोग्रेस। नोशनल प्रॉफिट के कुछ पार्ट वर्क प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है, कुछ पार्ट वर्क इन प्रोग्रेस पे चला जाता है। ये डिपेंड करता है इन सारी सिचुएशंस पर। अगेन 1/4 से अगर कम है तो कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, 1/4 से ऊपर है और 1/2 से कम है तो आपका 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड फॉर्मूला लगेगा। जो इसको निकाल कर आएगा वो आपका P&L में चला जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 1/2 से ग्रेटर है देन आपका क्या होगा, 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड कहाँ चला जाएगा, P&L में चला जाएगा, ठीक है। बाकी जो होगा वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। आई होप आपको वीडियो में थ्योरी पार्ट पसंद आया है, समझ आया है। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी प्रैक्टिकल पोर्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू।